बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम लोग सेकेंड ईयर में चैप्टर नंबर 15 डिस्कस कर रहे थे आपकी इन हॉलीडे से पहले। चैप्टर नंबर 15 के लास्ट पोर्शन को आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। Our today's topic is kidney problems and cure, and third category of homeostasis, that is thermoregulation. Categories of kidney problems are kidney stone and renal failure. Kidney stone are any stony material present in kidney which have specific chemical nature. Effects of kidney stones are urinary obstruction, which is complicated by infection. यूरिन रिलीज में प्रॉब्लम होगी और जर्म्स ने अटैक किया तो इन्फेक्शन की वजह से किडनी के फंक्शन में प्रॉब्लम होने लग जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। देयर आर फॉलोइंग कॉजेज ऑफ किडनी स्टोन इंक्लूडिंग हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरऑक्सिलूरिया, हाइपर यूरिसीमिया एट्सेट्रा, और भी बहुत सारे हैं। किस वजह से किडनी स्टोन होगी तो उनमें से एक कॉज है हाइपरकैल्सीमिया, that is high level of calcium in blood, like calcium phosphate stones, which are total 15% of kidney stones. जितनी किस्म की भी किडनी स्टोन्स होती हैं उनमें से 15% किडनी स्टोन्स कैल्शियम फॉस्फेट टाइप्स की होती हैं। हाइपर ऑक्सिलूरिया, these are high level of calcium oxalates in blood, and these types of stones are 70%. कैल्शियम ऑक्सलेट का स्टोन ग्रीन वेजिटेबल है, टोमेटो है एट्सेट्रा। थर्ड कैटेगरी हाइपर यूरिसीमिया की है, दैट इज हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड स्टोन्स इन ब्लड एंड दैट आर इन किडनी एंड दैट आर 10% ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ किडनी स्टोन्स। अब ये जो स्टोनी मटेरियल है वो किडनी में किसी जगह भी जमा हो सकते हैं, ब्लॉकेज का काम कर सकते हैं, ब्लेडर में हो सकते हैं, यूरिटर में हो सकते हैं, और किडनी के अंदर भी किसी जगह हो सकते हैं। तो किडनी स्टोन्स को रिमूव करने के प्रोसीजर्स क्या हैं, अब उसका ट्रीटमेंट क्या है। सो देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन। वन ऑफ देम इज सर्जरी, ऑपरेट करके वो किडनी स्टोन निकाली जाए, एंड सेकंड प्रोसीजर इज लिथोट्रिप्सी, दैट इज नॉन सर्जिकल रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन। आजकल कॉमनेस्ट मेथड सेकंड वाला यूज हो रहा है, इजी है। इट इज टेक्निक टू ब्रेक किडनी स्टोन दैट मे फॉर्म इन पेल्विस और यूरेटर, किस जगह भी बनेगी। तो किडनी स्टोन रिमूव करने का आसान तरीका है जिसके लिए ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और वो है लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी का प्रोसीजर डायग्राम में नज़र आ रहा है। कुछ इस तरह का सेटअप है कि फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी शॉक वेव्स आर गिवन
रेज पास करवाई जाती हैं और उनका टारगेट है वो जगह किडनी में जहाँ पे स्टोन मौजूद है। रेज स्टोन को ब्रेक करेंगी और वो स्टोन सैंड की फॉर्म में यूरिन के साथ बॉडी से बाहर पास हो जाएगा। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ किडनी प्रॉब्लम इज रेनल फेलियर। पहली कैटेगरी हमने देखी किडनी स्टोन की। किडनी स्टोन की वजह से ब्लॉकेज का प्रॉब्लम आ रहा है यूरिन पास करते हुए। किडनी की फंक्शनिंग नहीं अफेक्ट हो रही, लेकिन रेनल फेलियर में किडनी की फंक्शनिंग अफेक्ट हो रही है क्योंकि ये प्रॉब्लम आ रहा है नेफ्रॉन्स का। तो renal failure are various pathological chemical factors destroy nephron, particularly its glomerular part। उससे उसकी फंक्शनिंग अफेक्ट होगी, प्रॉब्लम आएगी। renal failure के इफेक्ट्स क्या होंगे? इंक्रीज लेवल ऑफ यूरिया एंड अदर नाइट्रोजनस वेस्ट इन बॉडी, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम आएगा सामने, एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया किस वजह से होगा? नेफ्रॉन की फंक्शनिंग अगर रुकेगी तो एनीमिया कहते हैं कि ब्लड की कमी हो जाएगी बॉडी में। ड्यू टू लैक ऑफ हार्मोन। अब वो हार्मोन कहाँ है, किस वजह से एनीमिया का प्रॉब्लम आ रहा है? नेफ्रॉन की फंक्शनिंग अफेक्ट हो रही है, तो उसे एनीमिया का क्या सेटअप है? ब्लड प्रेशर का तो मसला है, जब ग्लोमेरुलर पार्ट से यूरिन पास नहीं होगा, फंक्शनिंग अफेक्ट होगी, तो ब्लड प्रेशर का मसला तो बनेगा। यूरिया की वजह से यूरिया मौजूद रहेगा, यूरिया में पानी रहेगा, यूरिया डिटेन रहेगा, किडनी उसको फिल्टर नहीं कर पाएगा, पास नहीं कर पाएगा, तो ब्लड प्रेशर का मसला तो आएगा। लेकिन अनीमिया कैसे आएगा? अनीमिया किस वजह से आएगा कि किडनी में नेचुरली एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जो है हीमोपोएटिक। वो हार्मोन ब्लड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। अगर किडनी का ग्लोमेरुलर पार्ट अफेक्ट होगा या किडनी के नेफ्रॉन का कोई भी हिस्सा अफेक्ट होगा, तो वो हार्मोन रिलीज नहीं होगा किडनी की वजह से, उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग में है। और अगर हार्मोन रिलीज ना हुआ जो ब्लड प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, तो उससे ब्लड में एनीमिया की सिचुएशन प्रोड्यूस हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। अब अगर रेनल फेलियर हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट क्या है, किस तरीके से उसको ठीक किया जाएगा? किडनी स्टोन्स में तो था कि ऑपरेट करके निकाल लिया जाए, या बगैर ऑपरेट किए उसको बाहर से ही एक्सरेज पास करवा के, बम्बार करवा के, ब्रेक करवा दिया जाए स्टोन को, और वो यूरिन के साथ पास हो जाए। उसका सेटअप तो इजी था। अब रेनल फेलियर चूँकि प्रॉब्लम भी डिफ़िकल्ट है, क्रिटिकल है, तो इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से होगा? तो किडनी फेलियर का ट्रीटमेंट दो तरह के हैं, डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट। डायलिसिस आप लोगों ने कॉमन सुना होगा, गुर्दे वॉश हुए, फैमिली में आपने किसी के सुनी होगी कि प्रॉब्लम था और गुर्दे वॉश हुए, तो डायलिसिस गुर्दे वॉश करने को ही कहते हैं। और सेकंड प्रोसीजर है किडनी ट्रांसप्लांट। ये तो उस सिचुएशन में होगा कि एंड स्टेज आ गई और अब मज़ीद गुर्दे वॉश नहीं हो सकते, वॉश होते होते मज़ीद ऑप्शन नहीं रही कि गुर्दे वॉश होने से काम चलेगा, तो फिर किडनी रिमूव करवाया जाएगा या उसकी जगह नया किडनी ट्रांसप्लांट होगा, हेल्दी डोनर से लेके जो रिलेटिव हो जिसका ब्लड ग्रुप मैच करता हो। तो बहरहाल इन दो ट्रीटमेंट्स में हम पहले आते हैं डायलिसिस की तरफ। ट्रीटमेंट फॉर रेनल फेलियर, वन ऑफ देम इज डायलिसिस। डायलिसिस कहते हैं प्रोसेस ऑफ रिमूविंग नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम बॉडी। इट इज़ डन व्हेन बॉडी इज अनेबल टू रिमूव वेस्ट। जब किडनी अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, तो आर्टिफिशियली बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करवाया जाता है, जिसको डायलिसिस कहते हैं।
डायलिसिस की ज़रूरत कब पड़ेगी? जब किडनी अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा सही तरह से या नॉर्मली। अब डायलिसिस दो तरीक़ों से किया जाता है। उनमें से एक डायलिसिस का प्रोसीजर है हीमोडायलिसिस और सेकंड है पेरिटोनियल डायलिसिस। गुर्दे वॉश करने का मकसद ये नहीं है, बज़ाहिर हम कह रहे हैं गुर्दे वॉश होना, कि पाइप लगाया जाए बाहर से, जिसे हम घर धोते हैं, कि गुर्दों को धोया जा रहा है। तो ये सेटअप नहीं है। मकसद है कि जो काम किडनी नहीं कर पा रहा वो आर्टिफिशियली किया जाएगा किसी और सेटअप से, किसी और तरीके से। चूँकि किडनी से वेस्ट को रिमूव करवाया जा रहा है, इसलिए बज़ाहिर टर्म इस्तेमाल की जाती है डायलिसिस। गुर्दों से, किडनी से वेस्ट को निकालना। अब डायलिसिस के दो प्रोसीजर्स में से फर्स्ट प्रोसीजर है हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस का प्रोसीजर डिफ़िकल्ट है, टाइम लेता है और ये घरों में नहीं किया जा सकता, ये हमेशा हॉस्पिटल्स में होगा। हीम इज़ मेंट फॉर ब्लड एंड डायलिसिस रिमूवल ऑफ वेस्ट। तो हीमोडायलिसिस का लफ्ज़ी मतलब हुआ ब्लड क्लीनिंग, ब्लड की सफाई। इसके लिए एक पूरा ऑपरेटस मौजूद होता है हॉस्पिटल्स में, डायलेजर या आर्टिफिशियल किडनी के नाम से। इट इज़ किडनी मशीन विच वर्क ऑन सेम प्रिंसिपल टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज इज़ डन इन किडनी। जो काम किडनी में नेफ्रॉन कर रहे हैं वही काम ये मशीन करेगी बॉडी से बाहर। अब इसका सिंपल सा एक प्रोसीजर वर्किंग सेटअप आपको इस डायग्राम में नजर आ है। टू स्पेसिस इन डायलेजर आर सेपरेटेड बाय थिन मेम्ब्रेन। इस डायलेजर में, मशीन में दो स्पेसिस को मेम्ब्रेन से सेपरेट किया जाता है। ये सेमी परमीबल मेम्ब्रेन मौजूद है, दरमियान में आपको ये लाइट ब्लू कलर में नज़र आ रही है। तो बॉडी से ब्लड निकाला जाता है, जैसे ड्रिप लगती है, बिल्कुल उसी सेटअप से बिट बाय बिट, ड्रॉप बाय ड्रॉप ब्लड निकाला जाएगा और वो ब्लड डायलेजर इस मशीन से पास किया जाएगा। उस मशीन का सेटअप ऐसा है कि उसमें एक तरफ से डायलाइजिंग फ्लूइड ऐड किया जाता है। डायलाइजिंग फ्लूइड को डायलाइसेट भी कहते हैं। वो फ्लूइड उस मेम्ब्रेन से पास होगा एक तरफ से, दूसरी तरफ से उस मेम्ब्रेन की दूसरी तरफ ब्लड पास हो रहा है। तो ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट डिफ्यूज़ होके डायलाइजिंग फ्लूइड में आएगा, जिसको दूसरे रास्ते से ड्रेन कर ले जाएगा बाहर की तरफ। अब इसका सेटअप क्या रखा जाता है, किस तरीके से ब्लड से नाइट्रोजन, ब्लड से हर चीज़ अब निकल के आ सकती है डायलाइजिंग फ्लूइड में, तो सिर्फ वेस्ट कैसे बाहर आएगा। उसका डायलाइजिंग फ्लूइड का सेटअप कुछ इस तरीके से तैयार किया जाता है कि उसमें उन चीज़ों की कंसंट्रेशन, बिल्कुल ब्लड के प्लाज्मा का सेटअप रखा जाता है डायलाइजिंग फ्लूइड का। सिर्फ ख्याल भी ये रखा जाता है कि जो वेस्ट बॉडी से रिमूव करवाया जाना है, उनकी कंसंट्रेशन डायलाइजिंग फ्लूइड में मिनिमम रखी जाएगी, ताकि ब्लड से वो चीज़ें जो हाई कंसंट्रेशन में होंगी नाइट्रोजनस वेस्ट ईजिली डिफ्यूज़ हो, मेम्ब्रेन के से पास हो, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। और सिंपल डिफ्यूजन का मैकेनिज्म क्या है कि मटेरियल्स हमेशा हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती हैं। उसी सेटअप से ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट डायलाइजिंग फ्लूइड में आएगा, जिसे दूसरे रास्ते से निकाल लिया जाएगा। तो ऑन वन साइड इज ब्लड इस डायलाइजिंग फ्लूइड में, डायलेजर में, एंड ऑन द अदर साइड डायलाइजर फ्लूइड is passed. Waste and excess water is passed to dialyzing fluid from blood that is drained from other side. इस काम के लिए 3 से 6 घंटे रिक्वायर है। इससे नॉर्मल ड्रिप लगती है, वही प्रोसीजर।
और साफ ब्लड दूसरे रास्ते से वापस ब्लड में उसी तरह ड्रिप की फॉर्म में बिट बाय बिट वापस भेज दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रोसीजर इज पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस का प्रोसीजर हीमोडायलिसिस से बरक्स इजी है। ये घरों में भी प्रोसीजर किया जा सकता है। इसके लिए छोटा सा ऑपरेटर्स इस्तेमाल होता है। यानी पेशेंट को हर सूरत हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। ये प्रोसीजर घरों में भी किया जा सकता है, इजी है एज कम्पेयर टू हीमोडायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस कहते हैं पेरिटोनियल कैविटी का आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में बहुत बार पढ़ा होगा, सुना होगा, बॉडी कैविटी को कहते हैं पेरिटोनियम। ह्यूमन बींग्स में, मैमल्स में पेरिटोनियल कैविटी मौजूद है। चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को मिला के पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं। चेस्ट कैविटी जिसको रिब केज कवर कर रही है और इसमें हमारे बहुत सारे बॉडी ऑर्गन्स लाई कर रहे हैं स्पेस में, कैविटी स्पेस। और एब्डोमिनल कैविटी पेट वाला एरिया, इस स्पेस में बहुत सारे मजीद बॉडी ऑर्गन्स यहाँ भी लाई कर रहे हैं। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का सेटअप, हमारे किडनीज एब्डोमिनल कैविटी में मौजूद है। तो एब्डोमिनल कैविटी यूज की जाएगी ब्लड से वेस्ट निकालने के लिए। इस सेटअप के लिए प्रोसीजर क्या है? तो पेरिटोनियल डायलिसिस है ब्लड क्लीनिंग बाय पेरिटोनियम। बॉडी कैविटी से वेस्ट को निकालना है। बज़ाहिर तो ब्लड में ही वेस्ट मौजूद है, तो पेरिटोनियम एरिया से ब्लड से वेस्ट को निकालना है, तो ये पेरिटोनियल डायलिसिस कहलाता है। अब ये पेरिटोनियम कहाँ वाली यूज़ हो जाएगी? वो यूज़ की जाएगी चेस्ट कैविटी की या एब्डोमिनल की? तो एब्डोमिनल कैविटी की। अब ये देखिए एब्डोमिनल का एरिया आपको डायग्राम में नजर आ रहा है। तो यहाँ पे मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन एब्डोमिन। दो तरह की मेम्ब्रेन्स मौजूद होती हैं एब्डोमिनल एरिया में। वन मेम्ब्रेन इज आउटर दैट इज कॉल्ड एज पेरिटोनियल, जो स्किन के अंदर वाली साइड पे मौजूद है, स्किन की इनर साइड पे लाई कर रही है, स्पेस को कवर कर रही है, इस कैविटी को कवर कर रही है। एंड सेकेंड मेम्ब्रेन इज विजुअल, जो कि हर ऑर्गन के बाहर वाली साइड पे है, जैसे इंटेस्टाइन के बाहर वाली साइड पे, किडनीज के बाहर वाली साइड पे। तो एक वो स्पेस जो स्किन के अंदर मौजूद मेम्ब्रेन और दूसरी वो मेम्ब्रेन जो इन ऑर्गन्स के बाहर मौजूद है, इनको कवर कर रही है। तो इन दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान मौजूद स्पेस पेरिटोनियम कहलाएगी, बॉडी कैविटी कहलाएगी। अब प्रोसीजर ये है कि डायलिसिंग फ्लूइड का बैग तैयार करके वो फ्लूइड पेरिटोनियम में कट लगा के एब्डोमिनल एरिया में, लोअर एरिया में कट लगा के ट्यूब इंसर्ट की जाएगी पेरिटोनियम में, कैविटी में। उस कैविटी में डायलिसिंग फ्लूइड इंसर्ट किया जाता है 2 से 3 घंटे। और वो फ्लूइड जब इंसर्ट किया जाएगा पेरिटोनियम में, तो पेरिटोनियम कैविटी भर जाएगी फ्लूइड से। अब पेरिटोनियम की मेम्ब्रेन के बाहर मौजूद है डायलिसिंग फ्लूइड। मेम्ब्रेन में मौजूद ब्लड कैपिलरीज से, ब्लड वेसल से वेस्ट ऑटोमेटिकली बाय डिफ्यूजन उस डायलिसिंग फ्लूइड में आना शुरू होगा आहिस्ता आहिस्ता। और फिर 2 से 3 घंटों के बाद डायलिसिंग फ्लूइड को वापस खींच लिया जाएगा, निकाल लिया जाएगा। तो कैविटी इज फिल्ड विद डायलिसिंग फ्लूइड थ्रू कैथेटर, ट्यूब इंसर्ट की जाएगी। वेस्ट इज पास्ड फ्रॉम पेरिटोनियल ब्लड वेसल्स टू डायलिसिंग फ्लूइड विच इज ड्रेन्ड आउट, रिमूव्ड आउट आफ्टरवर्ड्स। इसे बाद में रिमूव कर दिया जाएगा और वो दूसरे रास्ते से डायलिसिंग फ्लूइड और वेस्ट को फिर बाहर निकाल लिया जाएगा। तो ये तरीकाकार था पेरिटोनियल डायलिसिस का। सेकेंड ट्रीटमेंट फॉर रेनल फेलियर इज किडनी ट्रांसप्लांट।
किडनी ट्रांसप्लांट उस वक्त किया जाएगा जब एंड स्टेज है रेनल फेलियर की और डायलिसिस से काम नहीं चल रहा, तो एंड स्टेज रेनल फेलियर कहलाती है यूरीमिया। उस सेटअप में किडनी ट्रांसप्लांट कराया जाता है। किडनी ट्रांसप्लांट नॉर्मली एक थर्ड किडनी, एक किडनी सपोज काम नहीं कर रहा इंसान का, एक फंक्शनल है जो काम नहीं कर रहा, उसके साथ यूरिटर के साथ किसी हेल्दी डोनर का किडनी लेके थर्ड किडनी यूरिटर के साथ या ब्लेडर के साथ अटैच करवा दिया जाता है और ब्लड वेसल्स को उससे जोड़ दिया जाएगा, तो वो थर्ड किडनी अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा सेकंड की जगह। दैट इज कॉल्ड एज किडनी ट्रांसप्लांट। लेकिन ये प्रोसीजर महंगा है और किडनी का मिलना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए। ओके स्टूडेंट्स, हमारा किडनी से रिलेटेड, एक्सक्रीशन से रिलेटेड टॉपिक एंड हुआ आज। इस चैप्टर का थर्ड पोर्शन अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज थर्मोरेगुलेशन। होमियोस्टेसिस की हमने 2 कैटेगरीज पहले डिस्कस की, ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं थर्ड कैटेगरी, जो कि आप हमारी बुक में ब्रीफली डिस्क्राइब की हुई है, डिटेल में नहीं है, कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ टर्म्स हैं। दैट इज थर्मोरेगुलेशन। एंड थर्मोरेगुलेशन इज, थर्म कहते हैं टेम्परेचर को, रेगुलेशन बैलेंसिंग। तो thermoregulation is ability of an organism to keep body temperature within tolerable range even when surrounding temperature is very different. डेफिनेशन है कि बाहर के हिसाब से अंदर बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने की कोशिश करना, या उसको बैलेंस करने की कोशिश करना, या उसको स्पेसिफिक सेटअप में रखने की कोशिश करना, थर्मोरेगुलेशन कहलाएगा। हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं थर्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स। इन प्लांट्स थर्मोरेगुलेशन, प्लांट्स किस हवाले से टेम्परेचर बैलेंस करते हैं? तो प्लांट्स फेस करते हैं हाई टेम्परेचर को एनिमल्स की तरह, लो टेम्परेचर को भी, फ्रीजिंग को भी। हम तीनों कैटेगरीज को देखते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है हाई टेम्परेचर की। तो प्लांट्स में हाई टेम्परेचर के इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? साइड इफेक्ट्स। हाई टेम्परेचर का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट जो प्लांट को अफेक्ट करता है ह्यूमन बींग्स की तरह, मैमल्स की तरह, वो है डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स डीनेचर हो सकते हैं हाई टेम्परेचर से प्लांट्स में, और अगर एंजाइम डीनेचर हो गए तो ऑटोमेटिकली प्लांट्स की सारी फंक्शनिंग रुक जाएगी प्लांट बॉडी की। और दूसरा, इट ऑल्सो डैमेज मेटाबॉलिज्म। केमिकल रिएक्शंस अफेक्ट होंगे, ऑटोमेटिकली एंजाइम डीनेचर हो गए। तो अब प्लांट्स के पास क्या स्ट्रेटजीज हैं, क्या अडेप्टेशंस हैं? थर्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक जो हमने पीछे आज टॉपिक पढ़ा है, किडनी ट्रांसप्लांट और रेनल फेलियर, वो सब भी शॉर्ट में ही आते हैं। किडनी स्टोन की प्रॉब्लम, उसका ट्रीटमेंट लिथोट्रिप्सी शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डायलिसिस भी शॉर्ट में इंपॉर्टेंट है। हीमोडायलिसिस या पेरिटोनियल का प्रोसीजर आ जाए या डेफिनेशन आ जाए, तो ये आज का टॉपिक भी शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। थर्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स, तो इफेक्ट्स शॉर्ट के लिए आ सकते हैं कि व्हाट आर साइड इफेक्ट्स ऑफ हाई टेम्परेचर फॉर प्लांट, एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। और नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर एडेप्टेशंस ऑफ प्लांट्स शोन इन केस ऑफ हाई टेम्परेचर फॉर थर्मोरेगुलेशन। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बनता है प्लांट्स के लिए। तो अडेप्टेशन प्लांट्स की हैं डिफरेंट, कि अपने आप को कैसे बचाएंगे हाई टेम्परेचर से। तो उन अडेप्टेशंस में है एक अडेप्टेशन इवेपोरेशन। प्लांट्स यूज इवेपोरेटिव कूलिंग। इवेपोरेशन क्या है? रिमूवल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम मेनली फ्रॉम एरियल पार्ट्स, जिससे हम लोगों ने ट्रांसपायरेशन पढ़ी है फर्स्ट ईयर में। तो ट्रांसपायरेशन से जब पानी निकलेगा, एक्स्ट्रा पानी स्टीम के फॉर्म में इवेपोरेट होगा, तो हीट को भी साथ लेके जाएगा, पीछे प्लांट बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। इस हिसाब से थर्मोरेगुलेशन होगी। उसके अलावा इन हॉट एंड ड्राई वेदर कॉज वाटर डेफिशिएंसी। इवेपोरेशन अगर ज़्यादा हुई तो वाटर डेफिशिएंसी हो जाएगी ट्रांसपायरेशन से। इस काम के लिए प्लांट्स अपने स्टोमेटा क्लोज कर लेते हैं। ये तो हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है।
ट्रांसपायरेशन को एक इम्पोर्टेंट टर्म थी ट्रांसपायरेशन के लिए कि ट्रांसपायरेशन को नेसेसरी ईवल कहा जाता है, ज़रूरी भी है लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। नेसेसरी इसलिए कि वो इवेपोरेटिव कूलिंग का काम कर रही है, लेकिन अगर ट्रांसपायरेशन ज़्यादा हो जाए तो उससे विल्टिंग का ख़तरा हो सकता है। उस सेटअप के लिए अल्लाह ताला ने उनके अंदर मैकेनिज़्म रखा है कि सीवियर गर्मी में स्टोमेटा क्लोज कर लेते हैं प्लांट्स, इससे ज़्यादा मज़ीद इवेपोरेशन होना बंद हो जाएगी और प्लांट विल्टिंग से ड्राइनेस से महफूज रहेगा। तो खैर, अगर इवेपोरेशन एक एडाप्टेशन है थर्मोरेगुलेशन के लिए, हाई टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए, लेकिन अगर ज़्यादा हो तो उससे फिर प्लांट्स एक और एडाप्टेशन शो करेंगे कि ज़्यादा अगर इवेपोरेशन हो रही है तो स्टोमेटा क्लोज कर लेंगे ताकि वो बैलेंस हो जाए। एक और किस्म की एडाप्टेशन है प्लांट्स में, दैट इज़ हीट शॉक प्रोटीन्स। सम प्लांट्स ऑफ टेम्परेट रीजन फेस हीट स्ट्रेस ऑफ 40 डिग्री। टेम्परेट रीजन में हमारे प्लांट्स भी आते हैं, हमारा एरिया भी आता है कि जहाँ गर्मियों में सवेर गर्मी पड़ती है। तो कुछ हिल एरियाज, तो वहाँ पे प्लांट्स में नेचुरली कुछ ऐसी प्रोटीन्स मौजूद हैं जिनको हीट शॉक प्रोटीन्स कहा जाएगा। इन प्रोटीन्स का सेटअप कुछ इस तरह से है, दे हैव थर्मो रेजिस्टेंट प्रोटीन्स विच कवर एंजाइम्स एंड एब्जॉर्ब हीट। कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं जो एंजाइम्स को कवर कर लेंगी और हीट एब्जॉर्ब कर लेंगी, एंजाइम तक हीट नहीं जाने देंगी, तो जिससे एंजाइम की फंक्शनिंग अफेक्ट नहीं होगी हाई टेम्परेचर में। तो हीट शॉक प्रोटीन्स का एक अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, इंपॉर्टेंट है। अडेप्टेशन फॉर हाई टेम्परेचर बाय प्लांट्स। अब इन केस ऑफ लो टेम्परेचर में प्लांट्स के अडेप्टेशन क्या है और उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है। तो लो टेम्परेचर के हम साइड इफ़ेक्ट्स देखते हैं। पहले लो टेम्परेचर में प्लांट्स की सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी अफेक्ट होती है। सेल मेम्ब्रेन को हमने पढ़ा है कि अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल उसकी अपनी एक इलास्टिक नेचर है। उस इलास्टिक नेचर की वजह से मेम्ब्रेन से जो मटेरियल्स ईजिली आसपास हो रहे हैं, अगर वो फ्लूइडिटी इम्बैलेंस हो जाए, गड़बड़ हो जाए, तो मटेरियल्स के पास होने में रुकावट आएगी। अगर मटेरियल सेल मेम्ब्रेन से पास ही होकर सेल में नहीं जाएंगे तो सेल की डेथ मुमकिन है, सेल की फंक्शनिंग रुक जाएगी। तो इफेक्ट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी क्या है? लिपिड्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन लॉक्ड इन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज लॉस्ट एंड उससे क्या होगा? ट्रांसपोर्ट अफेक्ट होगी सॉल्यूट्स की। वो कैसे? वो इस तरीके से देखें कि इस डायग्राम में आप लोगों को सेल मेम्ब्रेन जिसकी नेचर लिपिड बायलेयर, जिसका स्ट्रक्चर हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग, उसकी लिपिड बायलेयर है जिसमें प्रोटीन्स एम्बेडेड फॉर्म में मौजूद है। तो अगर सेल की फ्लूइडिटी बरकरार होगी, जैसे कि इस फर्स्ट सेटअप में नज़र आ रहा है, तो स्पेसिस है मेम्ब्रेन में फ्लूइडिटी के चक्कर में, उस स्पेसिस से मटेरियल इजीली पास हो सकते हैं मेम्ब्रेन के अंदर। लेकिन अगर सेल मेम्ब्रेन क्रिस्टलाइन हो जाए, जैसे कि सेकंड सेटअप में नज़र आ रहा है आप लोगों को, तो वो स्टील हो जाएंगी। स्टील होने के चक्कर में उसके अंदर स्पेसेस कम रहेंगी, तो बहुत सारे मटेरियल्स को पास होने में मुश्किल होगी। नॉर्मली फ्लूइड सेटअप में, जिससे कि सेल मेम्ब्रेन का अपना सेटअप है, स्ट्रक्चर है, सेल मेम्ब्रेन में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स टेल्स मौजूद है विद किंक। किंक कहते हैं कि वो लूज फॉर्म में मौजूद है, तो मटेरियल्स इजीली पास हो सकते हैं उन लूज फॉर्म से स्पेसिस से, जैसे इस डायग्राम में नज़र आ रहा है। जबकि अगर मेम्ब्रेन के फैट्स क्रिस्टलाइन हो जाएं, जैसे कि सेकंड डायग्राम में नज़र आ रहा है, सेटअप में नज़र आ रहा है,
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स टेल स्टील होने के चक्कर में स्पेसिस में कमी आ जाएगी, तो मटेरियल्स इजीली पास नहीं हो पाएंगे। मेम्ब्रेन मस्ट बी फ्लूइड टू वर्क प्रॉपरली, लेकिन उसके सॉलिडिफिकेशन से क्या होगा, मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी चेंज हो जाएगी, स्टील हो जाएगी, उसके अंदर स्पेसिस कम हो जाएंगी। सबसे बड़ा सेटअप यही है अनसैचुरेटेड की फॉर्म में। तो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी अगर इम्बैलेंस हो जाए तो ऑटोमेटिकली मटेरियल पास इजीली नहीं हो पाएंगे, जिससे सेल की फंक्शनिंग इफेक्ट होगी। तो लो टेम्परेचर में सबसे बड़ा साइड इफेक्ट मेम्ब्रेन का है। अब एडेप्टेशंस क्या है प्लांट्स में, तो डिफरेंट एडेप्टेशन शो करते हैं प्लांट्स लो टेम्परेचर में। उन एडेप्टेशंस में सबसे बड़ी चीज़ है लो टेम्परेचर में कि प्लांट्स इंक्रीज प्रोपोर्शन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जिसका हमें पता है फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा है, विच आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे, जिससे क्रिस्टलाइन सेटअप सामने नजर आएगा। लेकिन एडेप्टेशन प्लांट्स की क्या है कि वो सैचुरेटेड फैटी एसिड बजाय मेम्ब्रेन में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का प्रोपोर्शन बढ़ने लग जाएगा लो टेम्परेचर में, जिससे मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी जो कि रूम टेम्परेचर पे फ्लूइड है, जो अगर टेम्परेचर कम भी हुआ तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो कि लिक्विड फॉर्म में है मेम्ब्रेन में, इसलिए लिक्विड फॉर्म में मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी, परमेबिलिटी और या स्पेसिस अफेक्ट नहीं होगी। तो by increasing proportion of unsaturated fatty acids which are liquid at room temperature, so help to maintain structure of membrane to prevent crystal formation in membrane, इससे उसकी फंक्शनिंग अफेक्ट नहीं होगी। लेकिन अगर वो प्रॉब्लम क्रिस्टलाइन फॉर्मेशन प्रॉब्लम सेल वॉल में आए, उसका साइड इफेक्ट नहीं होता, इसलिए कि सेल वॉल तो परमिएबल है हर तरह के मटेरियल के लिए। इश्यू आता है मेम्ब्रेन में जिसका सेटअप है कि वो सेमी परमिएबल है, हर तरह के मटेरियल्स को इजीली पास नहीं होने देती। सेल वॉल अगर क्रिस्टलाइन हो भी जाती है तो उसका इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा जितना कि सेल मेम्ब्रेन के क्रिस्टलाइन होने का होता है। प्लांट्स अडेप्टेशन क्या शो करेंगे, अडेप्टेशन उनकी है कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो कि लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, जिससे उसकी फ्लूइडिटी मेंटेन रहे, उसका प्रोपोर्शन बढ़ा लेते हैं। अब दूसरी बड़ी कैटेगरी है लो टेम्परेचर में टेम्परेचर इतना कम हो जाए कि फ्रीजिंग स्टेट पहुंच गई, उसका नुकसान क्या है प्लांट्स को। तो हम इसके साइड इफेक्ट्स देखते हैं। साइड इफेक्ट्स में इफेक्ट्स ऑन साइटोसोल ऑफ सेल साइटोप्लाज्म। साइटोसोल के बारे में हमने पढ़ा है कि साइटोसोल इज सॉल्युबल पार्ट, लिक्विड पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। मेम्ब्रेन से अंदर सेल का साइटोप्लाज्म जो कि सेल का सॉल्युबल पार्ट है, जिसमें सब ऑर्गेनेलीज लाई करती हैं, वहाँ अफेक्ट हो रहा है फ्रीजिंग टेम्परेचर का। टेम्परेचर इतना कि बर्फ जमने लग गई। तो इस मद में आइस क्रिस्टल्स इन प्रोटोप्लाज्म बढ़ जाएंगी। हमने प्रोटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा है फर्स्ट ईयर में। प्रोटोप्लाज्म कहते हैं साइटोप्लाज्म एंड एवरीथिंग इंक्लूडिंग न्यूक्लियस इन इट इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। तो सेल के प्रोटोप्लाज्म में आइस क्रिस्टल्स फॉर्मेशन होने लग जाएगी और आइस क्रिस्टल्स से सेल का सॉल्युबल पार्ट साइटोप्लाज्म का फ्रीज हो जाएगा। सेल का साइटोप्लाज्म अगर फ्रीज हो गया तो जो मटेरियल सेल के बाहर से सेल के अंदर आने हैं या ऑर्गेनेली से एक ऑर्गेनेली से दूसरी ऑर्गेनेली में जाने हैं, वो सब जैम हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे, सेल ब्लॉक हो जाएगा, सेल की डेथ हो जाएगी। फ्रीजिंग टेम्परेचर ज़्यादा स्वीयर है नॉर्मल लो टेम्परेचर से सेल के लिए, जो सेल की डेथ हो सकती है। इसलिए प्लांट्स के एडेप्टेशन इस एरिया में भी मौजूद है। उन्होंने अपने आप को फ्रीजिंग से कैसे बचाना है, आइस क्रिस्टल से जो साइटोप्लाज्म में हो रही है उससे कैसे बचाना है। तो एडेप्टेशन में प्लांट्स नेटिव टू कोल्ड रीजन, वो प्लांट्स जो मौजूद हैं हमेशा से टिपिकली वहीं उसी एरिया के मकामी हैं, उन प्लांट्स की सर्टन एडेप्टेशंस हैं
कि वो अपना साइटोप्लाज्म का सॉल्यूट का प्रोपोर्शन चेंज कर लेंगे। इस तरीके से चेंज करेंगे कि वो फ्रीज ना हो पाए, आइस क्रिस्टल्स ना बन जाए। कैसे चेंज करेंगे? द इंक्रीज सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इन सॉल्वेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ सॉल साइटोसोल विच कूल्ड बट डू नॉट फ्रीज। इससे आप जेली की एग्जांपल ले लें कि वो अपना साइटोप्लाज्म के अंदर सॉल्ट्स इस तरह से जमा कर लें कि उसका सेटअप जेली लाइक हो जाएगा। जेली लाइक इसलिए इस तरीके से हो जाएगा कि जितनी मर्जी ठंड पड़ती रहे, जेली जैम नहीं होगी, फ्रीज नहीं होगी, क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे। कुछ स्पेसिफिक सॉल्ट्स की वजह से साइटोप्लाज्म जेली लाइक तो हो जाएगा लेकिन फ्रीज नहीं होगा। उसकी इलास्टिसिटी बरकरार रहेगी, जिसे जेली की मौजूद जेली में होता है। इसकी इलास्टिसिटी बरकरार रहेगी, उसकी कुछ मूवमेंट बरकरार रहेगी। क्रिस्टल्स बन गया तो फिर तो ऑटोमेटिकली हर चीज़ जैम हो जाएगी, लेकिन सॉल्ट्स की वजह से सुपर कूल होगा उसका साइटोसोल, फ्रीज नहीं होगा। सुपर कूल कि जितनी मर्जी ठंड पड़ती रहे बाहर, अंदर क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे। ठीक है, तो बच्चों हम लोग डिस्कस कर रहे थे आज थर्मो रेगुलेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया। इस चैप्टर का लास्ट पोर्शन, होम्योस्टैसिस की लास्ट कैटेगरी थर्मो रेगुलेशन हमने आज प्लांट्स में देखा है। कल इंशाल्लाह हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा थर्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स के साथ। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।